नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। एक समय दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड रहा उमर खालिद अब अदालतों के चक्कर लगा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लगातार कोर्ट से बेल की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोर्ट ने उस पर तरस ना खाते हुए बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की साजिश रचने का आरोपित उमर खालिद बेल के लिए एक से दूसरी अदालतों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र और मौजूदा सबूत उसकी बेल याचिका मंजूर नहीं होने दे रहा है। बता दें कि 9 अप्रैल 2024 को उमर खालिद की बेल को लेकर दिल्ली के कड़कड़डुम्मा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में कई व्हाट्सएप चैट पढ़ी गई। इन चैट से खुलासा होता है कि उमर खालिद सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में फर्जी नैरेटिव तैयार करने के लिए सेलिब्रिटियों का सहारा लेता था। उसके संपर्क में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के अलावा अभिनेत्री पूजा भट्ट, अभिनेता सुशांत सिंह समेत कई लोग थे। इसके अलावा अपने गढ़े नैरेटिव को हवा देने के लिए वो ऑल्ट न्यूज जैसे संस्थानों का भी सहारा लेता था। जानकारी के मुताबिक इन लोगों के साथ उमर खालिद की चैट सामने आई, उसमें जिग्नेश मेवानी का भी नाम शामिल है। चैट में उमर खालिद अपने मतलब की खबरें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिग्नेश मेवानी का सहारा लेता है और खबरों की लिंक ट्विटर यानी कि एक्स पर साझा करने को कहता है। इसी तरह योगेंद्र यादव और पूजा भट्ट को भी इस मुहिम में शामिल किया जाता है। उमर खालिद इन सब से डॉक्टर कफील पर ट्वीट करने की अपील कर रहा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा अभिनेता सुशांत सिंह को भी इस खेल का हिस्सा बनाया गया था। उमर खालिद ने सुशांत सिंह को ट्विटर यानी कि मौजूदा एक्स के जरिए कुछ खबरों की लिंक शेयर करने की हिदायत दी थी, जो कि जाहिर है कि उनके मतलब की थी। जब इन चैट्स को खंगाला गया तो पता चला कि उमर खालिद अधिक फॉलोअर्स वाले लोगों का इस्तेमाल अपने फर्जी के नैरेटिव को फैलाने के लिए कर रहा था। खालिद खुद उन्हें बताता था कि उन्हें कौन से लिंक ट्विटर पर साझा करने चाहिए ताकि उनके द्वारा उठाए मुद्दे तेजी से आग पकड़ सके। इतना ही नहीं, कोर्ट में हम भारत के लोग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र किया गया। इस ग्रुप के जरिए उमर कह रहा था कि हम भारत के लोग एक बयान जारी करते हैं जिसमें जामिया के छात्रों की गिरफ्तारी की निंदा होनी चाहिए। इसके साथ ही उमर खालिद की बात अभिनेत्री स्वरा भास्कर के साथ भी हुई, जिसमें शाहीन बाग में समर्थन देने को लेकर चर्चा हुई थी। इसके अलावा रशिका के साथ भी उमर ने जामिया के मुद्दे पर बात की थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में चैट्स को पढ़ते हुए बताया कि किस तरह से उमर खालिद अपने संदेशों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए इन लोगों से संपर्क करता था। साल 2020 में दिल्ली के एंटी हिंदू दंगों के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर पिछले महीने 21 मार्च 2024 को भी दिल्ली की कड़कड़डुम्मा कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें उमर खालिद ने यूएपीए केस में जमानत मांगी थी, लेकिन खालिद को जमानत नहीं मिली और इसकी अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की गई थी, जिसकी सुनवाई 9 अप्रैल को संपन्न हुई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान भी कई व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया गया था, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान एक नाम का जिक्र बार बार देखने को मिला था। समीर वाजपेयी की कोर्ट में चल रही इस सुनवाई के दौरान एक्टर सुशांत सिंह का नाम बार बार आया, खासकर उमर खालिद से जुड़ी उसकी बातचीत को लेकर। इस दौरान वकील त्रिदीप पेश ने सुशांत सिंह और उमर खालिद के बीच व्हाट्सएप बातचीत का जिक्र किया, जो दोनों के बीच फरवरी 2020 में हुई थी। ये बातचीत दिल्ली दंगों से कुछ समय पहले हुई थी, जिसके लिखित रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था। हालांकि इस चैट में क्या कुछ था, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेश ने कोर्ट में बताया था कि उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस को कथित रूप से बेनकाब करने के लिए एक रिपोर्ट अभिनेता सुशांत सिंह को भेजी थी। जानकारी के लिए बता दें कि उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेश ने कोर्ट में जो बात कही उसमें वास्तव में दम है, उसमें सच्चाई साफ तौर पर नजर आती है। सुशांत सिंह ने 11 जून 2020 को एक्स पर एक लिंक शेयर किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस पर उमर खालिद को फंसाने के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी 2020 को उमर खालिद, ताहिर हुसैन और अन्य पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। सुशांत के साथ बातचीत में खालिद ने उस रिपोर्ट की लिंक पोस्ट करने के लिए कहा था, जिसे मानते हुए सुशांत सिंह ने वो लिंक एक्स पर शेयर भी किया था।
बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह और आरोपी उमर खालिद के बीच की नजदीकी और तालमेल कई मौकों पर दिखी है। सुशांत सिंह ने उमर खालिद के सपोर्ट में पिछले सालों में बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं जो अभी भी एक्स पर देखे जा सकते हैं, जिसमें सुशांत सिंह का उमर खालिद को लेकर सपोर्ट साफ तौर पर दिखता है। जांच में पता चला कि दिल्ली दंगों के लिए साजिश रचने की बैठक भले ही 8 जनवरी को हुई थी, लेकिन ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर प्लानिंग बाद की बैठकों में हुई। इन बैठकों में यह फैसला लिया गया था कि ट्रंप की यात्रा के दौरान दंगों के समय का निर्धारण होना चाहिए ताकि सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने भी अपने कबूलनामे में कहा है कि 16 से 17 जनवरी की बैठक के दौरान ही ये फैसला लिया गया कि दंगों के जरिए ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और यही CAA को रद्द कराने का एकमात्र तरीका है। दिल्ली पुलिस के अनुसार उमर खालिद ने अपने कबूलनामे में आगे कहा है कि दंगों के लिए मैंने लोगों से पत्थर, पेट्रोल, एसिड और हथियार जमा करने के लिए कहा और फिर दिल्ली के भीतर 23-24 प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। मैं महाराष्ट्र के अमरावती भी गया, जहां मैंने कहा कि 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक यात्रा के दौरान हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि 24 फरवरी 2020 को जब ताहिर हुसैन से उमर खालिद की बात हुई तो सैफी से बातचीत का उसने जिक्र किया और बताया कि योजना के मुताबिक ही दिल्ली में दंगा शुरू हो चुका है और हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करकरडुमा कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में इस बात को शामिल किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया है। एक बार फिर से बता दें कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर करकरडुमा कोर्ट में पहले 3 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई 9 अप्रैल को संपन्न हुई। बता दें कि इससे पहले 14 फरवरी 2024 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उसकी तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि परिस्थितियों में बदलाव की वजह से वो ये जमानत याचिका वापस ले रहे हैं और अब वह ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार उमर खालिद महाराष्ट्र के अमरावती का बताया जाता है। लगभग 3 दशक पहले खालिद का परिवार दिल्ली आकर बस गया था। उमर खालिद साल 2016 में उस समय चर्चा में आया जब JNU में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी में उसका नाम कन्हैया कुमार के साथ देशद्रोह के मामले में सामने आया था। 9 फरवरी 2016 को देश विरोधी और आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्बन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी उमर का नाम कई तरह के विवादों में आ चुका है। JNU कैंपस में अपने कुछ साथियों के साथ हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, उमर कई मौकों पर कश्मीर की आज़ादी की मांग भी उठा चुका है। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में CRPF जवानों की हत्या के बाद जश्न मनाने वाले लोगों में उमर भी शामिल था। इसके साथ ही 26 जनवरी 2015 को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में उमर ने कश्मीर को एक अलग देश दिखाने की कोशिश की थी। बता दें कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में साजिश रचने का आरोपी उमर खालिद की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधि UAPA के तहत की थी। इसी कानून के तहत पहले भी कई मशहूर लोगों और सोशल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1 साल पहले जब यह कानून संसद यानी कि पार्लियामेंट में पास हो रहा था, तब भी इस पर काफी हो हल्ला हुआ था और कहा गया था कि इससे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि कुछ दलों के समर्थन और कुछ के विरोध के बीच केंद्र की NDA सरकार ने इस कानून को पास करवा दिया था, लेकिन तब से ही यह कानून इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यह सरकार और जांच एजेंसियों को असीमित शक्तियां प्रदान करती है। इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। आइए जानते हैं UAPA से जुड़ी कुछ खास बातें। UAPA के तहत देश और देश के बाहर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के मकसद से बेहद सख्त प्रावधान किया गया है। 1967 के इस कानून में पिछले साल सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे कड़ा बना दिया। केंद्र की जांच एजेंसियों और राज्य सरकारें आतंक और नक्सलवाद से बेहतर ढंग से निपट सके, इसलिए 2019 में NDA सरकार ने इस कानून में कुछ और प्रावधान जोड़े, जैसे कि ये कानून पूरे देश में लागू होगा।
इस कानून के तहत केस में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। किसी भी भारतीय या विदेशी के खिलाफ इस कानून के तहत केस चलाया जा सकता है। इसके साथ ही अपराध की लोकेशन और प्रवृत्ति से यूएपीए पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, विदेशी धरती पर अपराध किए जाने के मामले में भी इसके तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके साथ ही भारत में रजिस्टर्ड जहाज या विमान में हुए अपराध के मामले भी यह कानून लागू हो सकता है। मुख्य तौर पर बात करें तो यह कानून आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत या सामूहिक गैरकानूनी गतिविधि जिससे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा हो, इस कानून के दायरे में होगा। इसके साथ ही यह कानून राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को अधिकार देता है कि वह किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्ध को आतंकी घोषित कर सके। इस कानून के आने से पहले केवल किसी आतंकी समूह को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, लेकिन 2019 में इस संशोधित कानून के बाद किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।